प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का उल्लेख भाग 12 में किया गया है, जिसमें दो अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग को पूरा समझेंगे हम, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281। आइए दोस्तों देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत हम देखते हैं इसका उल्लेख कहाँ किया गया। फाइनेंस कमीशन का भाग 12 में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? भाग 12 में। भाग 12 भाग 12 में वित्त आयोग का क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 12। अब यहां पर देखेंगे दो अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद क्या है 281। तो यहाँ पर अनुच्छेद 280 में सब क्लासेस के माध्यम से अनुच्छेद 280 क्लास 1, 280 क्लास 2, 280 क्लास 3 और 280 क्लास 4 में वित्त आयोग के जो स्ट्रक्चर के बारे में, योग्यता अर्हता के बारे में सब चीजों का जिक्र किया गया, उसकी प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है। फिर 281 में जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जो है सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले तो हम देख लेते हैं वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन का, जो हमारे संविधान में फाइनेंस कमीशन का जो है उल्लेख किया गया था, वो किस लिए। देखिए, भारत में कि जो भारत का जो पूरा जो सुदृढ़ वित्त हित के लिए क्या है, जो भारत के आर्थिक स्थिति, जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति को क्या है मजबूत करने के लिए। और अगर वित्त आयोग का देखा जाए, जो प्राइमरी पर्पज है, प्राथमिक कर्तव्य जो है वित्त आयोग का, वह है कि जो केंद्रीय करों में जो राजस्व का वितरण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका संस्थाओं के जो वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, किन सिद्धांतों का पालन किया जाए। तो ये सब जो संपूर्ण जो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में, जो उसकी सुदृढ़ वित्त के हित के लिए, सुदृढ़ वित्त के हित के लिए, सुदृढ़ वित्त, सुदृढ़ वित्त के हित के लिए, सुदृढ़ वित्त के हित के लिए जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में पूरा स्टडी वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, और उसको जो है रिपोर्ट को क्या है प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। तो अभी हम इसके कार्य के प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। हम बेसिक बात यही है कि वित्त आयोग जो फाइनेंस जो कमीशन है, वो भारत के आगामी 5 वर्षों की पूरी जो आर्थिक स्ट्रक्चर है केंद्र राज्य के मध्य संबंधों का, उसको जो है निर्धारित किया जाता है, और उसी के आधार पर आगामी जो 5 वित्तीय वर्ष होते हैं उस वहां पर जो है उस तरीके का जो है आर्थिक प्रक्रिया और आर्थिक जो वितरण है, राजस्व वितरण है, वो सब चीजें चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको फिर बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन भाग 12 में है। देखिए, आपको रोमन अंक में भी आना चाहिए भाग 12, और उसके बाद आप 12 जो है लिख सकते हैं। प्रश्न जो है एग्जाम में वित्त आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 12 भी लिखा आ सकता है या भाग 12 रोमन अंक में, तो इस चीज को है। और अगर आता है पेपर में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो दो ही अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 280 है और एक क्या अनुच्छेद 281 में किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्लासेज है उसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। अनुच्छेद 280(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 280(1) का क्लास 1 में कहता है, संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर एवं उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत या उससे पहले जब राष्ट्रपति उचित समझे अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो अनुच्छेद 280 का क्लास 1 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान जो हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। तो संविधान तो हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो वही कह रहे संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर
एवं उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत या उससे पहले जब राष्ट्रपति उचित समझे अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो देखेंगे हमारा जो पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 22 नवंबर 1951 को, 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951 के में भारत का पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वे क्या थे, केसी नियोगी साहब थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी। तो भारत का जो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ राष्ट्रपति के द्वारा किया गया वह 22 नवंबर 1951 को हुआ, केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। अब पहला जो वित्त आयोग गठित हुआ वह 1952 से लेकर 1 अप्रैल 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 1952 से लेकर 31 मार्च 1957 तक के जो 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं, जो वित्तीय जो सुझाव हैं, जो सिफारिशें हैं, केंद्र राज्य के मध्य जो राजस्व का वितरण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, भारत की जो संस्थाएं हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरीके के आर्थिक जो उनकी स्थिति को मजबूत किया जाएगा, वो सब जो सिफारिशें दी गई थी। तो ये जो है, अब देखिए वित्त आयोग का गठन इसीलिए किया जाता है कि आगामी जो 5 वर्ष की जो वित्तीय अवधि है उसके दौरान जो है भारत सरकार राज्य सरकारों के मध्य जो राजस्व का संग्रहण हो रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों का विकास किस तरीके से हो रहा है, कोई राज्य पिछड़ा तो नहीं रह जा रहा, उसको कैसे विकास की मुख्य धारा में ला के सभी राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को स्थापित किया जाए, सहकारी संघवाद की संकल्पना को बढ़ाया जाए, सहकारी संघवाद के साथ जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है उसके जो मूल्यों को स्थापित किया जाए, संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, और विकास जो भारत की विकास यात्रा को निरंतर जो है चलता रहे, उस तरीके से वो चीजें हैं किया जाए। तो यहाँ पर वही चीज है, अनुच्छेद 280 में जो है संविधान के द्वारा शक्ति दिया गया राष्ट्रपति को, वह अपने आदेश द्वारा आर्डर निकालेंगे कि वह वित्त आयोग का क्या है गठन करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, वो वित्त आयोग का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिशा निर्देश, संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, तो 2 वर्ष के भीतर देखिए संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और राष्ट्रपति जी के द्वारा 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का क्या है गठन किया जाता है, प्रथम वित्त आयोग का क्या है गठन किया जाता है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, और 1 अप्रैल 1952 से लेके 31 मार्च 1957 तक की जो 5 वर्षों की अवधि है वहां पर जो है वित्तीय जो फाइनेंशियल राजस्व है करों का, वो केंद्र राज्यों के मध्य किस प्रकार से वितरण किया जाएगा, और जो भारत की जो अन्य संस्थाएं, जो भारत के राज्य क्षेत्रों को किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, वो सब सिफारिशें यहाँ पर दी गई थी। चलिए, तो यहाँ पर अभी दोस्तों हम बात करेंगे जो वित्त आयोग का गठन हुआ था और भी जो वित्त आयोगों का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 280 हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आ जाए वित्त आयोग के गठन की जो चर्चा है वो कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 280 क्लास 1 में किया गया है। एग्जाम में जो है क्लास 1 क्लास 2 करके भी आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए। तो आर्टिकल 280 क्लास 1 में ही वित्त आयोग के गठन की क्या है चर्चा की गई है। अब फिर यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद 280 क्लास 1 में कि वित्त आयोग में कितने मेंबर होंगे, कितने चेयरमैन होंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है वित्त आयोग में जो फाइनेंस कमीशन है उसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, 1 आपके चेयरमैन होंगे और 4 क्या है मेंबर्स होंगे। तो कुल मिला के वित्त आयोग में कितनी संख्या होगी, तो वित्त आयोग एक 5 सदस्य है। अगर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है तो आप प्रिपेयर रहेंगे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, तो कुल मिलाकर कितने सदस्य इसकी संख्या होगी वित्त आयोग, टोटल कितना सदस्य होंगे, 5 सदस्य क्या इसमें हो गए, 1 अध्यक्ष को लेकर और 4 सदस्य को लेकर। अब देखिए संविधान ने संसद को यह राइट दिया कि जो अध्यक्ष चेयरमैन और सदस्य की जो नियुक्ति होगी वो किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, उनके लिए अर्हता क्या होगा, योग्यता क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमको लग रहा है समझ में आ रहा होगा चीजें जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अब यही
आर्टिकल 280 का क्लास 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 का क्लास 2 यही कहता है कि संसद निर्धारित करेगा कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, क्या होगा अर्थात। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संसद को शक्ति प्रदान किया गया है कि संसद को शक्ति प्रदान किया गया है, संसद को शक्ति प्रदान किया गया है, संसद को शक्ति प्रदान किया गया है कि वह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता निर्धारित करें, योग्यता अर्हता क्या है, निर्धारित करें। क्या है दोस्तों, निर्धारित करें। तो अनुच्छेद 280 का क्लास 2 कहता है कि संसद को शक्ति प्रदान किया गया है कि वह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता को क्या है, निर्धारित करें। तो अनुच्छेद 280 से शक्ति प्राप्त करते हुए संसद ने जो है पार्लियामेंट में कानून पारित किए। कौन सा कानून पारित किए? तो अनुच्छेद 280 का क्लास 2, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने कानून बनाया। वित्त आयोग प्रकरण उपबंध, वित्त आयोग प्रकरण उपबंध अधिनियम 1951, अधिनियम 1951। पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 280 क्लास 2 का उपयोग करते हुए संसद में कानून बनाया जाता है, लाया जाता है वित्त आयोग प्रकरण उपबंध अधिनियम 1951। तो यह अधिनियम आता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या योग्यता निर्धारित की गई थी? तो अध्यक्ष के लिए क्या था? अध्यक्ष जो है लोक मामलों का क्या ज्ञाता है। जो व्यक्ति अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त हो रहा होगा लोक मामलों का क्या है, ज्ञाता है। लोक मामलों का ज्ञाता क्या हो, लोक मामलों का ज्ञाता हो। ज्ञाता मतलब बहुत जानकार हो लोक मामलों के, जो लोक विषय हैं पब्लिक लाइफ के बारे में, पब्लिक मैटर्स के बारे में क्या बहुत बड़ा ज्ञाता हो। अध्यक्ष के बारे में ही कहा गया है योग्यता, चेयरमैन वही होगा जो लोक मामलों का क्या है, ज्ञाता हो। फिर 4 अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, 4 जो अन्य सदस्य हैं, 4 अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति, 4 अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति में से नियुक्त होंगे, जो 4 अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति में से नियुक्त होंगे जिनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, जिनके पास अर्हता होंगी, जिनके पास अर्हता, जिनके पास क्या अर्हता होनी चाहिए। पहला क्या है, क्या अर्हता होनी चाहिए, वह जो है क्या अर्हता होनी चाहिए दोस्तों बताइए। लोक कार्य का जो है, लोक मामलों का, लोक कार्य का क्या है, ज्ञाता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो 4 अन्य सदस्य हैं वह क्या होनी चाहिए। एक तो आपके पास उच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीश होने की योग्यता, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की अर्हता। फिर क्या हो, सरकार के जो वित्त है और लेखाओं का क्या है, विशिष्ट ज्ञान हो। फिर उसके बाद जो वित्तीय मामले हैं और जो प्रशासन का क्या है, ज्ञान, ये चीजें। और फिर क्या है, अर्थशास्त्र के क्या है, विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो 4 अन्य जो सदस्य नियुक्त होंगे उनके लिए 4 कंडीशन दी हुई है, या मतलब कोई एक कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, पहला हो जाएगा क्या, सरकार की वित्त एवं लेखा का क्या है, विशेष ज्ञान। तो यहाँ पर हो जाएगा सरकार की
सरकार की वित्त सरकार की वित्त एवं लेखा का सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो। सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो। अर्हता मतलब क्या है? योग्यता हो। उसके बाद क्या है दोस्तों? या वित्तीय मामलों में प्रशासन का क्या हो? व्यापक अनुभव हो। वित्तीय मामलों या प्रशासन का वित्तीय मामलों एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव। वित्तीय मामलों प्रशासन का व्यापक अनुभव। व्यापक क्या है दोस्तों? अनुभव। क्या होना चाहिए? व्यापक अनुभव होना चाहिए। फिर या क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों? वित्तीय मामलों एवं प्रशासन के क्या है? व्यापक अनुभव है। और क्या होना चाहिए दोस्तों? अर्थशास्त्र का क्या हो? विशेष ज्ञान। ठीक है, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्या हो? विशेषज्ञ हो। तो अब ये पार्लियामेंट ने 1951 में कानून लाते हैं, अधिनियम के माध्यम से कानून बनाते हैं कि वित्त आयोग प्रक्रिया उपबंध अधिनियम 1951 के माध्यम से संसद जो वित्त आयोग है उनमें जो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है और जो 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये अध्यक्ष क्या होंगे? लोक मामलों का क्या है? ज्ञाता। जो लोक मामले हैं, जो लोक कार्य हैं, उनका क्या हुआ है? ज्ञाता। ये पहला कंडीशन चेयरमैन के लिए, और कुछ नहीं, खाली यही है, लोक मामलों का क्या है? ज्ञाता होना चाहिए। फिर जो 4 अन्य सदस्य उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए? ऐसे व्यक्ति में से नियुक्ति होंगे जिनके पास अर्हता, क्या अर्हता? कोई एक अर्हता हो, या तो सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो, या अगर ये है तो मेंबर बन जाएंगे फाइनेंस कमीशन का, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो तभी बन जाएंगे वित्त आयोग के मेंबर, या वित्तीय मामलों में प्रशासन के क्या है? व्यापक अनुभव, या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें देखिए, आप अगर पीवाईक्यू पीसीएस का निकालेंगे, यूपी पीसीएस का, तो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ था स्टेटमेंट फॉर्म में कि वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की जो अर्हता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तब अब यहाँ से अगर आप इतना डिटेल में समझे जाएंगे तो वहां नहीं गलत करेंगे। तो वित्त आयोग के जो मेंबर्स हैं उसका, उनके जो योग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद ने अधिनियम के माध्यम से कानून बनता है 1951 में, और यहाँ पर यही योग्यता जो है इनका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के मेंबर के लिए, चेयरमैन के लिए, वो यहाँ पर लिख दिया गया है दोस्तों। अब आते हैं पीछे स्लाइड में। देखिए, हमने अभी तक यही बताया दोस्तों अनुच्छेद 280(1) में क्या बातें की गई थी। फिर अनुच्छेद 282 जो है वह वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की क्या अर्हता होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वह कानून बनाए, ठीक है, और उन्होंने जो है 1951 में कानून बनाए, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, और यहाँ पर ये चीजें हमको आपको बताई, ठीक है दोस्तों। फिर आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर चीजें समझ गए होंगे। ये जो 22 नवंबर 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और ये जो थे 1 अप्रैल 1952 से लेकर 31 मार्च 1957 तक के जो वित्तीय मतलब 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है वित्तीय सुझाव जो देना था राष्ट्रपति को, वो उन्होंने दिया था, ठीक है। और वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 5 मेंबर होते हैं।
एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। और अनुच्छेद 280 क्लास 2 ये कहता है कि संसद को शक्ति देते हैं हम कि वह कानून बनाए। किसके बारे में कानून बनाए? वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता की अर्हता निर्धारित करने के लिए। और पार्लियामेंट ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए वित्त आयोग प्रकरण उपबंध अधिनियम 1951 जो है संसद के द्वारा जो है लाया जाता है। और अध्यक्ष के लिए लोक मामलों का ज्ञाता हो, अन्य सदस्य जो है 4 उसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है, सरकार के वित्त लेखा का विशेष ज्ञान हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, या वित्तीय मामलों में प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक चीज बता देते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता क्या होनी चाहिए, रिवाइज कर लीजिए। तो हाई कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? पहली अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या है? 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हुए, भारत के राज क्षेत्र में वह 10 वर्ष तक क्या न्यायिक पद धारण किए हुए। और तीसरा पॉइंट क्या है? वह जो है उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में जो है लगातार कम से कम 10 वर्ष तक क्या अधिवक्ता रहे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता के लिए 3 ही कंडीशन है। एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद जो है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं आपको, इसी के साथ रिवाइज हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता क्या होनी चाहिए? अर्हता यही है कि क्या हो? भारत का नागरिक कोई व्यक्ति। फिर क्या होना चाहिए? भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हुए हैं, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए, कम से कम होना चाहिए। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो। कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र में, कहीं भी नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक क्या है? न्यायिक पद धारण किए हो। या आपके पास क्या है कंडीशन? एक आपके पास है या तो भारत के नागरिक हो नंबर 1 बात, फिर भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, या किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में क्या है? 10 वर्ष तक क्या है? अधिवक्ता रहना। मतलब उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो। ठीक है। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हता यही है कि वह भारत के नागरिक हो, फिर भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमको लग रहा है चीजें समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आ गया तो इसलिए हम आपको डिटेल यहाँ कर दिए, एग्जाम में आ सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या हो? अर्हता हो। फिर उसके बाद क्या था मेंबर के लिए कंडीशन? या वित्तीय मामलों में प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, या अर्थशास्त्र का क्या हो? विशेष ज्ञान हो। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अनुच्छेद 280 का क्लास 3 क्या कहता है? ये जो है वित्त आयोग के कर्तव्य का यहाँ पर क्या है? उल्लेख किया गया। क्या किया गया दोस्तों? वित्त आयोग की कर्तव्य का उल्लेख किया गया। ड्यूटी क्या है? फाइनेंस कमीशन में। तो वित्त आयोग का कर्तव्य, यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया? वित्त आयोग का कर्तव्य। तो वित्त आयोग का कर्तव्य क्या है?
तो वित्त आयोग का कर्तव्य यही है कि वह राज्य, पहला कर्तव्य क्या है, कई कर्तव्य हैं, आप मोटा मोटा आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। वित्त आयोग के कर्तव्य जो है मतलब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को जो है के बारे में सिफारिश करना। तो केंद्रीय करों में केंद्रीय करों में केंद्रीय करों में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में, राज्यों की हिस्सेदारी राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में, राज्यों की हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए निर्धारण के लिए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना। सिद्धांतों को क्या है, प्रतिपादित करना, सिद्धांतों को प्रतिपादित करना। ठीक, तो केंद्रीय कर जो है, जो भारत सरकार की जो आय है उनमें केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को है किस प्रकार से मतलब जो शेयर आ रहा है निर्धारित करना है। तो ये सब चीजें जो वित्त आयोग का ही कर्तव्य है, और वो जो है ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे फार्मूला डिजाइन किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि राज्यों को कितना हिस्सा देना है केंद्रीय करों में, जो आय हो रहा है भारत सरकार की, जो भारत की आय हो रही है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी, ये सब चीजें वहां पर निर्धारित किया गया है। अब देखिए कि एक आता है आपका विधिक अनुदान। ये क्या है दोस्तों, विधिक अनुदान। विधिक अनुदान, ठीक है। और विधिक अनुदान जो है वह अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 275। ये जो विधिक अनुदान की अगर हम बात करें तो ये जो है आर्टिकल 275 है। आर्टिकल क्या है, 275 में, आर्टिकल 275 में विधिक अनुदान का उल्लेख किया गया है। विधिक अनुदान का मतलब ये हुआ भारत सरकार जो है संचित निधि से जो है राज्यों को क्या है सहायता प्रदान करती है, आर्थिक सहायता देती है। तो जो विधिक अनुदान है, विधिक अनुदान में क्या है, तो विधिक अनुदान के अंतर्गत जो है भारत सरकार जो है, भारत सरकार संचित निधि से संचित निधि से संचित निधि से राज्यों को आर्थिक सहायता राज्यों को आर्थिक सहायता राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 275 में लिख दिया गया है कि विधिक अनुदान भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार संचित निधि से, भारत की जो संचित निधि से राज्य को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अब ये प्रदान करने का संचित निधि से दिया जाएगा तो किन आधारों पर दिया जाएगा, उसके लिए क्या मानक होंगे, किसी राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए उस अनुदान को प्राप्त करने के लिए। तो सब सिद्धांत, जो कौन से सिद्धांत होंगे, क्या मानक होंगे निर्धारण की कितना अनुदान देना है, कितना नहीं देना है, ये सब जो है वित्त आयोग जो है अपने जब रिपोर्ट सबमिट किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा प्रेसिडेंट को, तो उन सब में जो है जो भी हर एक पॉइंट को जो है डिटेल में क्या है लिखा रहता है कि राज्य के ऐसे ऐसे कंडीशन होंगे तो इतना अनुदान देना है, इतने करोड़ की बात करना, मतलब पूरी तरीके से कितना करोड़ है अनुदान देना, कितना नहीं देना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए राज्य की, स्टेट की आर्थिक स्थिति कैसी हो। तो वो सब चीजें जो है सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, हर एक संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जो है उस सिद्धांतों का निर्धारण वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखते हैं, अभी इस पे हम और डिटेल में आते हैं। अनुच्छेद 275 के बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 204 में है वित्त आयोग जो है अपनी प्रक्रिया क्या है स्वयं निर्धारित करेगा। वित्त आयोग क्या करेगा, अपनी प्रक्रिया जो प्रोसेस है, अपनी प्रक्रिया क्या करेगा, स्वयं निर्धारित करेगा। तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। वित्त आयोग जो है अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।
ठीक है। अपने कृत्यों के पालन में, अपने कृत्यों के पालन में, अपने कृत्यों के पालन में, अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियों का, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाए, जिसे संसद द्वारा, जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाए, संसद द्वारा निर्धारित किया जाए, संसद द्वारा निर्धारित किया जाए। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 280 का क्लास 4 क्या कहता है? यही कहता है कि वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा, जो प्रोसेस है स्वयं निर्धारित करेगा, और अपने कृत्यों के पालन में क्या है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब जो संसद ने निर्धारित किया है कि आप ऐसी शक्तियों का उपयोग करेंगे अपने कार्यों को करते हुए, अपने कार्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए, जो वित्त आयोग है एक अर्धन्यायिक निकाय है। क्या है? अर्धन्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक प्रकार का निकाय है। अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक क्या है? निकाय है। मतलब इसमें प्रशासनिक शक्तियां और न्यायिक शक्तियां दोनों पाई जाती है, दोनों का सम्मिलन हमको देखने को मिलता है फाइनेंस कमीशन में, इसलिए हम कह रहे हैं अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है। और हम जानते हैं वित्त आयोग चूंकि अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि वित्त आयोग का संविधान में, तो जो संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद के माध्यम से जिसका उल्लेख किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो हमारा वित्त आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कैसा संस्था है दोस्तों? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक क्या है? संस्था। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 280 के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है वित्त आयोग के बारे में। तो हमारा जो है संवैधानिक संस्था है, और वित्त आयोग क्या एक प्रकार का अर्धन्यायिक निकाय है। ये भी चीज ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। आपको अनुच्छेद 280(4) में ध्यान में होना चाहिए, वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा, अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिसे संसद द्वारा क्या है? निर्धारित किया जाए, जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाए। ठीक है दोस्तों। अब हमको लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातें रह गई थी, मैं अगली स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल 283 की जो कुछ बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए। देखते हैं इसको। देखिए, आर्टिकल 283 क्लास जो है, आर्टिकल 280 का सब क्लास दिखना है 3। अब इसमें देखेंगे, देखिए वित्त आयोग क्या करना है। वित्त आयोग का काम यही है कि भारत के सुदृढ़ वित्त के हित में, किसके हित में? भारत के सुदृढ़ वित्त के हित में, भारत के, भारत के सुदृढ़, भारत के सुदृढ़ वित्त के हित में, जो भारत की वित्तीय स्थितियां हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है? पूरी तरह से क्या करना है? उन सिद्धांतों को सुझाव देना है कि अगले 5 वर्ष के जो वित्तीय वर्ष में किस तरीके से भारतीय व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संचालन हो रहा है, जो राज्यों के मध्य जो आर्थिक प्रक्रिया चल रही है वो स्वस्थ है कि नहीं, उस सब चीजों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। जो फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में वित्त आयोग देगा। फिर उसके बाद देखेंगे जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था है जो पंचायतों के संसाधनों को मजबूत करने के लिए, पंचायतों की आर्थिक स्थिति, पंचायतों की आर्थिक स्थिति, पंचायतों की आर्थिक स्थिति, फिर नगर पालिकाओं की जो आर्थिक स्थिति है, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति,
ठीक है। अब पंचायतों की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उनके जो संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, संसाधनों के संवर्धन के लिए, संसाधनों के आर्थिक स्थिति जो है, जो संसाधनों के आर्थिक जो संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या है, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या है, सुझाव देना है। बढ़ाने के लिए क्या है, सुझाव देना। अब देखेंगे जो राज्य वित्त आयोग है, जैसे मान लीजिए अगर पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड अगर वित्त आयोग की हम बात करें, तो जो है अनुच्छेद 243 आई में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 243 आई। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 243 वाई, अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई। अनुच्छेद 243 आई क्या कहता है, इसमें कहा जाता है कि राज्यपाल जो है पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति को के संदर्भ में जो है सुझाव देने के लिए एक क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा पंचायतों के लिए। और ये वित्त आयोग जो भारत सरकार का जो वित्त आयोग है, उनको जो है कैसे वित्त आयोग का जो है संसाधन को जो है मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कैसे उनके संसाधन को बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, उसके लिए सुझाव दिया जाता है। फिर ऐसे देखते हैं नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 वाई के तहत। तो ये जो 243 आई है और 243 वाई, यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति और आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की बात की गई है, वहां जो भारत का वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो भारत का वित्त आयोग गठित किया गया है, वे जो है सुझाव देता है कि राज्य की संचित निधि को किस तरीके से बढ़ाया जाए। जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि है, ठीक है दोस्तों, राज्य की संचित निधि को संवर्धन करना, राज्य की संचित निधि को संवर्धन करना, संवर्धन का मतलब बेसिक वही हुआ, मतलब बढ़ाना। आर्थिक रूप से जब सक्षम रहेंगे, अगर कोई राज्य आर्थिक रूप से सक्षम है, तब जो है वहां के जो लोगों का कल्याण, जो विकास की योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और जो वहाँ की लोगों की आकांक्षा है, विकास के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर है। जो भारत का वित्त आयोग है, वह राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए सुझाव दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल में आना चाहिए। और जो है वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है, केंद्रीय करों में, जो करों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का क्या हिस्सेदारी होगा, करों की शुद्ध प्राप्तियों में, करों से प्राप्त करों से प्राप्त करों से प्राप्त करों से प्राप्त शुद्ध आगमों में, करों से प्राप्त जो शुद्ध आय हो रही है, शुद्ध आय में राज्य की हिस्सेदारी, राज्यों की हिस्सेदारी, राज्यों की हिस्सेदारी, राज्यों की क्या हिस्सेदारी। अब इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, अब ये चीजें हो गई, फिर उसके बाद जो भारत की संचित निधि है, जो संचित निधि है, संचित निधि है, और उसके बाद आकस्मिकता निधि की बात, आकस्मिकता निधि, ठीक, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। एक आपका जो है संचित निधि, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, और उसके बाद क्या है दोस्तों, आकस्मिकता की जो निधि है, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता की निधि जो है क्या है, कंटिंजेंसी जो फंड है, कंटिंजेंसी फंड,
आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि का मतलब क्या, कोई अचानक ऐसा मतलब फंड आप रखिए जो अचानक, जैसे कोई आपदा आ गया, कोई मतलब भारत को कोई धन की जरूरत अचानक पड़ गई, तो वो आप ऐसे भी यहाँ से फंड करके क्या है निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं दोस्तों, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या है आपको, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। अगर संघ को, भारत सरकार को भारत की संचित निधि से अगर पैसा निकालना है, यहाँ लिख लीजिए भारत की संचित निधि क्या है दोस्तों, भारत की संचित निधि। अगर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, तो बिना विनियोग विधेयक लाए ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से जो है विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के माध्यम से, विनियोग विधेयक के माध्यम से धन निकाल सकती है, धन निकाल सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को सहायता देना है, राज्यों को क्या करना, सहायता देना है, तो किस पर कितना सहायता देना है, कितना अनुदान देना है, ये सब चीजें कौन निर्धारित करता है, वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित करना है। अब भारत की संचित निधि से हमको अनुदान अगर देना है, से अनुदान देना है अगर, तो उसके लिए वित्त आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेंगे वित्त आयोग के द्वारा। तो भारत की संचित निधि से अनुदान के संदर्भ में क्या है, अनुदान के संदर्भ में, अनुदान के संदर्भ में, अनुदान के संदर्भ में सिफारिश देना, अनुदान के संदर्भ में सिफारिश देना। ठीक है, अनुदान के संदर्भ में क्या है, सिफारिश देना, हम थोड़ा सा उसको गलत हो गया, अनुदान के संदर्भ में सिफारिश देना, अनुदान के संदर्भ में क्या है, सिफारिश देना। तो आप ये समझ गए होंगे, भारत की संचित निधि से अनुदान के संदर्भ में सिफारिश देना किसके द्वारा दिया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। अब कंसोलिडेटेड फंड से कोई धन भारत सरकार तभी निकाल सकते हैं जब वो विनियोग विधेयक के माध्यम से धन निकाल सकती है। हालांकि जो लेखा अनुदान विधेयक है, लेखा अनुदान के माध्यम से जो है वो धन निकाला जा सकता है तत्काल, फिर बाद में उस पर संसद में जो है ये लोकसभा में वोटिंग होती है, उसको बाद में फिर मंजूरी दी जाती है। लेकिन ये कि लेखा अनुदान के माध्यम से क्या है, तत्काल अब धन मुहैया कराया जाता है। लेकिन अगर आप राज्य सरकार को जो है अनुदान देना है, तो आप विधेयक के माध्यम से उतना धन क्या है मुहैया कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, तो उसके बारे में जो सिफारिश दिया जाता है तो वह वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, आकस्मिकता निधि के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड, इसके बारे में भी जो वित्त आयोग जो है कितना आपको फंडिंग रखना है इसमें, आपदा के समय में या कोई आकस्मिक जरूरत भारत को पड़ गई, राज्यों को पड़ गई, तो ये सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक चीज आपको और हम बता दें, अगर आ जाता है एग्जाम में, आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 267 है। किसमें है, अनुच्छेद 267 में है। ठीक है दोस्तों, अब फिर अगर आ जाए भारत की संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो यह अनुच्छेद बताइए किस अनुच्छेद में है, 266 में किया गया है। अब यही चीज साथ में हम देख लेते हैं, लोक लेखा कहाँ है, लोक लेखा जो होता है पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट है, जो पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 266 क्लास 2 में इसका क्या उल्लेख किया गया है, 260 के क्लास 2 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया अनुच्छेद 266 क्लास 1। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत की संचित निधि का उल्लेख, कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किसमें किया गया, 266 में। अब यहाँ पर एक चीज और आप जान लीजिए, भारत सरकार की जो भी आय हो, भारत सरकार जो है जितना भी कमाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, वो कहाँ पर आके रखा जाएगा, भारत की संचित निधि में रखा जाएगा। तो भारत सरकार की जितनी भी आय है, भारत सरकार की जो आय है, भारत सरकार की जो आय है, भारत की आय, तो भारत सरकार की जो आय है, भारत की जो आय है पूरा कहाँ रखा गया है, कंसोलिडेटेड फंड में। केंद्र सरकार की जो आय है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार की जो आय है
वह पूरा कहाँ आके रखा जाता है, यहीं पर संचित निधि भारत के कंसोलिडेटेड फंड में ही रखा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आपको जानकारी होनी चाहिए, राज्य की संचित निधि भी उल्लेख इसी में किया गया है। राज्य की संचित निधि के बारे में अगर आ जाए कि किस अनुच्छेद में राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, तो राज्य की संचित निधि का उल्लेख किसमें किया गया है, इसी 266 में ही राज्य की संचित निधि के बारे में भी क्या उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है, कि जो राज्य की जो जितनी भी आय है वो कहाँ पर आके रखा जाएगा, यहाँ पर राज्य की संचित निधि पर रखा जाएगा। तो अगर प्रश्न आपको आ जाता कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो 266 में किया गया है। और आकस्मिकता निधि का उल्लेख, कंटिंजेंसी फंड का उल्लेख कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 267 में किया गया है। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट का उल्लेख अनुच्छेद 266 क्लास 2 में किया गया है। और उसके बाद राज्य की संचित निधि का उल्लेख भी किसमें किया गया, इसी में 266 में ही किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमको लग रहा है इतना विस्तार में आपको समझ में आ गया होगा। मेन पर्पज पे आते हैं। मेन पर्पज यही था कि जो अनुच्छेद 280 के जो क्लास 1, 2, 3, 4 थे उसके बारे में हमने विस्तार से समझा और देखा कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, उसको भी हमने समझा। अब फिर आते हैं हम 281, अनुच्छेद 281। अब अनुच्छेद 281 के बारे में अगर हम जान लें, इसमें क्या है, इसमें वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति को क्या है, प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्ट में होगा क्या, इस रिपोर्ट में क्या है, वही जो रिपोर्ट में जो है सिफारिशें हैं, इस रिपोर्ट में सिफारिशें क्या सिफारिशें की गई है, वही भारत सरकार जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व का वितरण किन सिद्धांतों पर किया जाएगा, जो पंचायतों के संसाधनों को, जो वित्तीय संसाधन को कैसे मजबूत किया जाएगा, नगर पालिका संस्थाओं के जो वित्तीय संसाधन को कैसे मजबूत किया जाएगा, भारत की संचित निधि से धन के माध्यम से सहयोग जो है राज्यों को किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो विधिक अनुदान की बात हमने किया, संचित निधि से धन निकालना, आकस्मिक निधि में धन को रखना है, किसी आपदा के समय उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये जो पूरा भारत के जो आर्थिक जो सुदृढ़ वित्त के हित में जो है पूरी तरीके से जो है वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती है। ठीक है, तो ये जो राजस्व वितरण हो गया, राजस्व का वितरण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा, राजस्व का वितरण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद जो पंचायत हैं, जो नगर पालिका हैं, नगर पालिकाओं, पंचायतों, उसके बाद राष्ट्रपति ने अगर कोई, राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई सुझाव मांगा गया है, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विषय के संदर्भ में, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विषय, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए जो विषय हैं उस संदर्भ में क्या है, सिफारिश दिया जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। भारत के सुदृढ़ आर्थिक हित में, भारत के सुदृढ़ आर्थिक हित में, भारत के सुदृढ़ आर्थिक हित में क्या है, सुझाव दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आज बहुत से पैमाने हैं इसमें, मतलब बहुत से टॉप आ जाते हैं रिपोर्ट, जो भी उस समय भारत सरकार को, प्रेसिडेंट को जो जरूरत है आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक विषय के संदर्भ में, वह वित्त आयोग को सूचित किया जाता है और वित्त आयोग उस पर जो है अन्वेषण करके, परीक्षण करके, जांच पड़ताल करके पूरे भारत का जो है राज्यों के संदर्भ में परीक्षण करके, दौरा करके अधिकारियों के माध्यम से एक पूरा जो मैकेनिज्म है, अपनी जो प्रक्रिया के माध्यम से जो भारत की आर्थिक स्थिति को जो है मापा जाता है और किस तरीके से भारत के सुदृढ़ आर्थिक हित के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए,
वह जो अपनी सिफारिशों में दिया जाता है। ये चीजें आपकी राजस्व वितरण मालिक केंद्र सरकार के जो आय हुआ उसमें राज्यों का किस प्रकार की हिस्सेदारी होगा, पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, नगर पालिकाओं के संस्थाओं के नगरीय जो क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, किन सिद्धांतों का पालन करना है, कैसे बजट का मतलब एलोकेशन करना, सब चीजें यहाँ पर चीजें बेसिक चीजें उन सिद्धांतों को पालन करने के बाद की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो सौंपे गए विषय है उन संदर्भों में जो है सिफारिश देना भारत के सुदृढ़ आर्थिक हित में। तो ये सब चीजें जो है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत रिपोर्ट में बेसिक चीजें ये सब रहती है। सहकारी संघवाद को बढ़ाना, जो सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को जो है स्थापित करना, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, ठीक, ये सब चीजें आपको है। अब देखिए वित्त आयोग के द्वारा जब रिपोर्ट दी जाती है, अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट दिया गया, सबमिट किया गया प्रेसिडेंट को, अब ये क्या करें, इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पे क्या है रखवाया जाता है। तो संसद के पटल पे क्या है रखवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए संसद के पटल पे क्या रखवाया जाएगा। अब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वित्त आयोग के रिपोर्ट को, राष्ट्रपति वित्त आयोग के रिपोर्ट को, राष्ट्रपति वित्त आयोग के रिपोर्ट को, वित्त आयोग के रिपोर्ट को सिफारिश को, वित्त आयोग के रिपोर्ट को सिफारिश को जो है संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद के पटल पर, संसद के पटल पर क्या करते हैं रखवाते हैं। संसद के पटल पर रखवाते हैं और उसके बाद इन सिफारिशों पे जो स्पष्टीकरण ज्ञापन है, जो स्पष्टीकरण ज्ञापन है, स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रत्येक सिफारिशों पर की गई कार्रवाई, प्रत्येक सिफारिशों पर, प्रत्येक सिफारिशों पर, प्रत्येक सिफारिशों पर की गई कार्रवाई, कार्रवाई, ठीक। तो अब वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, सिफारिशें दी गई, उस पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या सुझाव माना गया, किन सुझावों को नहीं माना गया, सुझाव को क्यों नहीं माना गया, उसके क्या कारण थे। तो इसलिए स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ प्रत्येक सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को जो है बताना होता है, बताना होता है। किसको बताना होता है, बताना होता है, किसको बताना होता है दोस्तों, संसद को, संसद को। अब जैसे संसद हम जानते हैं दोस्तों, संसद, अब संसद है तो यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा में क्या रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा में क्या है रखा जाएगा। तो जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको संसद के पटल पर, लोकसभा के सदन में और राज्यसभा सदन में जो है दोनों में रखा जाता है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या क्या एक्शन ली, किन सिफारिशों को शामिल किया गया, किन सिफारिशों को नहीं लिया गया, तो उनको जो है कार्रवाई को जो कारण सहित क्या है पूरा बताना पड़ता है। कारण सहित जो है जवाब देना होता है, कारण सहित क्या है जवाब देना पड़ता है, कारण सहित जवाब देना पड़ता है। इस प्रकार देखेंगे जो विपक्ष है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो सत्ता में है, तो सरकार पे भी दबाव पड़ती है और अपोजिशन जो है उनको जो है वित्त आयोग के सिफारिशों पर जो है सरकार से प्रश्न पूछने का, और किन कार्रवाइयों को, किन सिफारिशों को नहीं शामिल किया गया, माना नहीं गया, उस पर क्या सरकार का मत है। तो इस देखते हैं इस प्रकार जो बहस है पक्ष और विपक्ष में जो है, सरकार जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष जो है, उन दोनों में जो वित्त आयोग के सिफारिशों को लेकर जो चर्चा होती है, जो बहस होता है, उस पर क्या है डिस्कस होता है। ठीक है, और एक प्रकार से सरकार जो है इस स्थिति में दबाव भी महसूस करती है और विपक्ष जो है वही है, मतलब भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है, तो जो संसदीय शासन प्रणाली में है,
ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि वित्त आयोग अनुच्छेद 281 के तहत जो है अपनी जो सिफारिशें हैं, जो सुझाव हैं, वह राष्ट्रपति को क्या है प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट जो है सिफारिशें क्या है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। अब सिफारिशें में क्या होती है, बेसिक बात यही होती है कि राजस्व वितरण किस तरीके से किया जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य कैसे राजस्व वितरण होगा, राज्यों की हिस्सेदारी क्या होगी, पंचायती संस्थाओं के पंचायतों के कैसे उनके वित्तीय संसाधन को वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाए, कैसे उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है कैसे मजबूत किया जाए, नगर पालिकाओं के जो नगरीय संस्थाएं हैं, नगर निगम नगर पालिका उनकी वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, राष्ट्रपति के द्वारा जो सौंपे गए विषय हैं उस संदर्भ में जो वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश प्रस्तुत किया जाता है। भारत के सुदृढ़ आर्थिक हित में उन सिद्धांतों को प्रतिपादन किया जाता है जिसकी भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो भारत की जो नीति निर्माण है उस दिशा में जो है चलती रहे, जिससे भारत जो है आर्थिक विकास के मार्ग पर हमेशा निरंतर जो है गतिमान रहे। ये सब चीजों को बात किया जाता है। साझेदारी संघवाद को बढ़ाने के संवैधानिक मूल्यों को वित्त आयोग के द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं जो वित्त आयोग का गठन किया गया था। जैसे हम देखेंगे वित्त आयोग का गठन, अगर लेटेस्ट बात किया जाए वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वित्त आयोग का गठन अगर हम पहला वित्त आयोग देखें तो ये हुआ था 22 नवंबर 1951। कब हुआ था दोस्तों, 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को पहला वित्त आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, इसके अध्यक्ष हमारे बताइए दोस्तों क्या थे, केसी नियोगी साहब थे। ठीक है, कौन से थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी, केसी नियोगी थे। और इनके द्वारा जो है सिफारिशें दिया जाता है। और जो 1 अप्रैल 1952 से लेकर 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 इन 5 वर्षों की अवधि के लिए, इन 5 वर्षों की अवधि, इन 5 वर्षों की अवधि के लिए, इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें, वित्तीय जो फाइनेंशियल जो सजेशन है वो दिया गया, वित्तीय सिफारिश दिया गया। ठीक है, वित्तीय सिफारिश दिया गया, वित्तीय सिफारिश दिया गया। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का जो पहला गठन हुआ, पहला वित्त आयोग का जो गठन हुआ वह 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी के द्वारा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को इनके द्वारा सबमिट किया गया। और यह 1 अप्रैल 1952 से लेकर 31 मार्च 1957 तक की इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें दिया गया। अब जैसे जानते हैं हमारा जो भारत सरकार का जो वित्तीय जो ईयर है, फाइनेंशियल जो ईयर है वह कब से शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा जो 1 अप्रैल 1952 से लेकर 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल एक मंथ है, कोई भी आप मान सकते हैं। 1 अप्रैल 1952 से लेकर अगर बात किया जाए 31 मार्च 1953 जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर क्या है 31 मार्च, ये जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है चलता रहता है। ठीक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हैं 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो 1 अप्रैल से लेकर क्या है 31 मार्च जाके लास्ट खत्म हो जाता है। 1 अप्रैल से लेकर क्या 31 मार्च। अब पहले वित्त आयोग के गठन की हमने बात किया, जो कुछ और महत्वपूर्ण वित्त आयोग है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब इसे आप देखेंगे यहाँ पर 14वां वित्त आयोग था, 14 नंबर के 14वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग। तो 14वां वित्त आयोग का गठन जो है, 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में किया जाता है। गठन तो 2013 में किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं वह 2015
वित्तीय वर्ष से लेकर 2020 के वित्तीय वर्ष तक क्या चलता है, मतलब 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 तक की इन 5 वर्षों की अवधि के लिए, इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें राष्ट्रपति को देना है, राष्ट्रपति को क्या है, देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब इस 14वीं तारीख का गठन किया गया, 2013 में रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया 1 साल के बाद। फिर 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 तक इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग द्वारा क्या सिफारिशें दी गई, वित्त आयोग द्वारा, ठीक है, वित्त आयोग द्वारा क्या सिफारिशें राष्ट्रपति को देना है। ठीक है, अब 14वीं वित्त आयोग का इसलिए जिक्र हमने यहाँ पर किया क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी है, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितना कर दिया जाता है, 32% से बढ़ाकर 32% से बढ़ाकर 32% जो बढ़ा के कितना कर दिया गया, 42% कर दिया जाता है, 42% कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी, 32% थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग के द्वारा 32% से कितना बढ़ाकर कर दिया गया, 42%। ठीक है, इसके ऊपर 10% का जो है इंक्रीजमेंट कर दिया गया। अब यह कि केंद्रीय करों में जो राज्य कितना हिस्सेदारी करेंगे, राज्यों के मध्य कितना कर का बंटवारा होगा, 42%। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने 14वें वित्त आयोग। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष वाई बी रेड्डी थे। कौन से थे, वाई बी रेड्डी यागा वेणुगोपाल, वाई बी रेड्डी वाई बी क्या है, रेड्डी। अब देखिए, मान लिया अगर ऐसे शॉर्टकट नाम आता है तो ठीक है, लेकिन पूरा नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। वाई बी रेड्डी यागा वेणुगोपाल रेड्डी, यागा वेणुगोपाल रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो मालूम होना चाहिए वाई बी रेड्डी या यागा वेणुगोपाल रेड्डी। एक चीज वहां पीछे आपको हम देखिए, केसी नियोगी आपको बताए, तो केसी नियोगी अगर पेपर में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा नाम आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो नाम जानिए, क्षितिज चंद्र क्या है, नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है दोस्तों, अब किसी नियोगी याद है, मान लीजिए क्षितिज चंद्र नियोगी आ जाए और नियोगी शब्द से कोई और एक ऑप्शन दिया रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो पूरा नाम केसी नियोगी भी ध्यान में रखिए और क्षितिज चंद्र नियोगी भी क्या आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हमने 14वें वित्त आयोग को यहाँ पर इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप था। यहाँ पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 42% कर दिया गया। अब हम आते हैं दोस्तों 15वें वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। 15वां वित्त आयोग, जो 15वां वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया, 22 नवंबर 2017 को, 22 नवंबर 2017 को किया गया। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, अब इसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे, एनके सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे,
22 नवंबर 2017 को गठित किया गया था ANK सिंह, इनका भी पूरा नाम आप लिख लीजिए, नंद किशोर सिंह, नंद किशोर, नंद किशोर सिंह। ठीक है दोस्तों, नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। अब इनको जो गठित किया गया था, 15 वित्त आयोग का गठन हुआ। अब इनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया जाना था 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा आदेश के माध्यम से इनके कार्यकाल को क्या है, बढ़ा दिया जाता है और ये रिपोर्ट बाद में सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के इन पांच वर्षों की अवधि के लिए, इन पांच वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें देना है। जो वित्तीय सिफारिशें देना है, वित्तीय सिफारिशें देना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे। अब इनके द्वारा जो है 2020-21 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 के वित्तीय वर्ष के लिए सिफारिशें भी दी गई, सिफारिशें दी गई थी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 22 नवंबर 2017 को NK सिंह के द्वारा, नंद किशोर सिंह के द्वारा की अध्यक्षता की गई। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति ने अपने आदेश के माध्यम से 22 नवंबर 2017 को NK सिंह, नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में जो है 15वें वित्त आयोग का गठन करते हैं। इनको जो रिपोर्ट सबमिट करना था 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन जो है वो नहीं हो पाता है। सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 के वित्तीय वर्ष, 1 वर्ष की वित्तीय वर्ष के लिए आप वित्तीय सिफारिशें दीजिए। फिर उसके बाद अगले जो 5 वर्ष के लिए वित्तीय सिफारिशें हैं, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें आप दीजिए राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये है कि अब जैसे देखिए, आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा कि 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 तक की 5 वर्ष की जो 14वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, कब खत्म हो जा रहा था इनका वित्तीय जो सिफारिशें थी, किस तरीके का भारत की आर्थिक व्यवस्था का जो संचालन हो रहा चल रहा है, वह 31 मार्च 2020 को क्या है, समाप्त हो जा रहा था। इसका मतलब अब 1 अप्रैल 2020 से नई वित्तीय आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। तो उसी लिए देखिए 31 मार्च 2020 को वित्त आयोग की सिफारिशें समाप्त हो गई। अब आर्थिक घटनाक्रम किस तरीके से चलेगा, उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से किस प्रकार का जो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी होगी, क्या प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चलेगा, ये पूरी जो संपूर्ण व्यवस्था है वह 31 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो जाती है। फिर वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, यहाँ पर देखिए 15वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, तो उनसे कहा गया कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 के वित्तीय वर्ष के लिए सिफारिशें भी दे दीजिए। उसके बाद इसलिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें देना है आपको। तो अगर वैसा देखा तो कुल मिला के 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुल मिला के 6 वर्षों के लिए जो है, आगामी जो 6 वर्षों के लिए कुल वित्तीय सिफारिशें दी गई, किस तरीके की भारतीय व्यवस्था, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय करों में राज्यों की क्या हिस्सेदारी होगी, पंचायती संस्थाओं को कैसे मजबूत करना है आर्थिक रूप से, नगर पालिका संस्थाओं को
आर्थिक रूप से कैसे उनके संसाधनों को बढ़ाना, ये सब सिफारिशें आपको है। तो ये यहाँ पर थोड़ा-सा 15वीं वित्त आयोग के बारे में आपको बताने का ये मतलब था कि आप इस चीज़ को थोड़ी-सी बारीकी को समझिएगा कि अगर कुल मिला के 15वीं वित्त आयोग के द्वारा 6 वर्षों के लिए सिफारिशें दी गई। एक तो एक बैच आपको एक कंप्लीट रूप से 5 वर्षों के लिए अवधि दिया गया, लेकिन पहला जो रिपोर्ट था 1 वर्ष के लिए वो राष्ट्रपति को दिए, फिर 5 वर्षों के लिए रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे हम जो बताना चाह रहे थे आपको। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखेंगे 6 वर्षों के लिए कुल मिलाकर इनके द्वारा सिफारिशें दी गई थी। अब देखेंगे अभी हाल ही में आप देखिए एक चीज और है, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, हमारे आया हुआ भी है पीवाईक्यू में, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने 2011 की जनगणना को आधार बनाया। किनको आधार बनाया? 2011 की जनगणना को। ठीक है, अब इन्होंने 2011 की जनगणना को क्या है, आधार बनाया है। 2011 की जो जनगणना हुई थी जनसंख्या को आधार में, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के आंकड़े को क्या है, आंकड़े को आधार बनाया गया है, आधार बनाया गया है। इनके द्वारा जो सिफारिशें दी गई वह 2011 की जनगणना के आंकड़े को आधार बनाया गया है। मतलब जो 2011 की जनगणना है उन जनसंख्या को जो है वहां से लिया गया है। ठीक, ये चीज आपको बारीकी ध्यान में रहना पड़ेगा। 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही चीजें चली। अब देखेंगे इन्होंने जो राजस्व में वितरण था, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए क्या सूत्र इन्होंने निर्धारित किया? केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए सूत्र, राज्यों के हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए सूत्र, के निर्धारण के लिए क्या है, किन सूत्र का उपयोग किया गया है, इस फार्मूले का उपयोग किया गया। देखिए, तो इन्होंने कुल मिला के 6 आधार फार्मूला लिया था। देखिए, पहला क्या था? जनसांख्यिकी प्रदर्शन। क्या है? जनसांख्यिकी प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, जनसांख्यिकी प्रदर्शन। जनसांख्यिकी प्रदर्शन। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? आय का अंतर कितना है? आय का अंतर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आय का अंतर क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जनसांख्यिकी प्रदर्शन किस तरीके का है। फिर उसके बाद जनसंख्या को आधार लिया गया, जनसंख्या। फिर उसके बाद क्षेत्रफल को आधार लिया गया है, मतलब राज्य का कितना क्षेत्रफल है, उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, क्षेत्रफल को आधार लिया गया। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। फिर उसके बाद क्या है? वन पर्यावरण जो है के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, वन पर्यावरण को महत्व दिया गया है, वन पर्यावरण को एक पैमाना लिया गया है। और एक है राजकोषीय प्रदर्शन। एक क्या है? राजकोषीय प्रदर्शन। एक है राजकोषीय प्रदर्शन। अब देखिए, पूरा इन्होंने वेटेज दिया है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन के लिए इन्होंने वेटेज दिया है 12.5%। 12.5% का इन्होंने वेटेज दिया है। आय के अंतर को इन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज रखा है 45%। कितना रखा है? 45%। फिर जनसंख्या को कितना इन्होंने वेटेज दिया है? भारांश दिया है 15%। क्षेत्रफल को इन्होंने कितना दिया है? 15%। और वन और पर्यावरण को इन्होंने कितना दिया है? 10%। और उसके बाद राजकोषीय प्रदर्शन को इन्होंने कितना दिया है? फिजिकल जो परफॉर्मेंस है आपका 2.5%। इनको सभी को आप जोड़ेंगे, देखिए कितना। जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5%, आय का अंतर 45%, जनसंख्या को इन्होंने वेटेज दिया 15%, क्षेत्रफल को 15%, वन पर्यावरण को 10% और राजकोषीय प्रदर्शन को कितना? 2.5% इन्होंने वेटेज दिया। आप सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100%। ठीक है, तो अब इन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए जो सूत्र इन्होंने निर्धारित किया गया 15वें वित्त आयोग के द्वारा। ये क्या है? 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के द्वारा
15वें वित्त आयोग के द्वारा जो इस सूत्र का जो निर्धारण के माध्यम से जो है जो राज्यों में को केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी क्या होगी ये चीज यहाँ पर है। तो आप जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5% हो गया, आय का अंतर 45%, जनसंख्या 15% हो गया, क्षेत्रफल 15% हो गया, वन पर्यावरण को 10% उन्होंने वेटेज दिया और राजकोषीय प्रदर्शन को 10%। 10% नहीं है दोस्तों, क्या है 2.5% है। वन पर्यावरण आपका 10% दिया हुआ, राजकोषीय प्रदर्शन क्या है 2.5% वेटेज दिया, तो आप सभी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100% आपका वेटेज आ गया। तो इस चीज को आप याद, इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हाल ही में देखेंगे अब 16वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, 16वें वित्त आयोग का गठन। अब इस 16वें वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया, 31 दिसंबर 2023 को किया गया। किसके अध्यक्षता में किया गया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जो है गठन किया गया है। इनको जो है सिफारिशें कब से देनी है, इनको जो सिफारिशें हैं 1 अप्रैल 2026 से लेकर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की इन 5 वर्षों की अवधि के लिए, 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें क्या है देंगे राष्ट्रपति को, क्या राष्ट्रपति को देंगे। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की इन 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सिफारिशें क्या है देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको लगभग चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन पर्पस पे। अभी तक हमने आपको बताया वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का जो अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का जो कितने सदस्य होते हैं, उसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल मिला के कितने हैं 5 सदस्य। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वही इनकी जो पूरी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। अभी राष्ट्रपति ही यहाँ पर हर जगह आप कहाँ होंगे, आप गेस भी कर सकते थे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी क्या है नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है नियुक्ति किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक आज इस सेशन में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में विस्तार से देखा। हमने वित्त आयोग का जो उल्लेख भाग 12 में किया गया है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 280 क्लास 1 में ये सब बातें दी हुई हैं, आप देख लेंगे। अनुच्छेद 280 2 में पूरी बातें आपको दी हैं, पीछे स्लाइड में आप वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 280 2 को यहाँ हमने पूरा डिटेल किया। इसके बाद हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता के बारे में हमने बता दिया, यहाँ पर जिक्र हो गया था। उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 280(3) के जो कर्तव्य थे वित्त आयोग के, उसको हमने यहाँ पर पूरा डिटेल किया। विधिक अनुदान के बारे में भी चर्चा किया हमने। अनुच्छेद 280(4) में जो वित्त आयोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में निर्धारित किया, हमने बताया सब चीजें। अर्धन्यायिक संस्था और संवैधानिक संस्था के बारे में वित्त आयोग है, वित्त आयोग अर्धन्यायिक निकाय भी है और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था भी है। ये चीजें भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहाँ पर देखा भारत के सुदृढ़ वित्त के हित में यहाँ पर जो उनके ड्यूटीज थे, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जो वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी, यहाँ पर हमने पूरे विस्तार से देखा। इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने देखा संचय निधि से कैसे धन को निकालना है, विधेयक लाना पड़ेगा वहां पर, उसके संदर्भ में वित्त आयोग के द्वारा सिफारिशें दी जाती हैं। आकस्मिकता निधि के बारे में यहाँ पर हमने जिक्र किया, ये जो है केंद्र सरकार की आकस्मिकता निधि की है, अनुच्छेद 267। फिर हमने बात किया लोक लेखा निधि जो अनुच्छेद 266 क्लास 2 में है।
फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राज्य की संचय निधि की बात में किया 266 वन, और राज्य की जो आकस्मिकता निधि की अगर हम बात करें, राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्य की आकस्मिकता निधि की बात करें तो किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 की क्लास 2 में है। ठीक है, राज्य की संचय निधि किसमें, अनुच्छेद 266 वन में है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं अनुच्छेद 267 वन में दिया हुआ है, और राज्य की संचय निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 वन में दिया हुआ है। फिर हमने देखा यहाँ पर अनुच्छेद 281 के में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो सिफारिशें हैं किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ पर सिफारिशों के जो मेन बिंदु होते हैं, ये सब चीजें होते हैं। सहकारी संघवाद, स्पर्धी संघवाद के मूल्यों को स्थापित करने में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उसको राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएंगे, यहाँ पर हमने आपको बताया विस्तार से। फिर आपको यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में जिक्र किया कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ, वहां पे चीजों को जिक्र किया। फिर जो वित्तीय ईयर हमारा चलता है भारत सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको हमने बताया। फिर आप 14वें वित्त आयोग के गठन के जो प्रावधान थे उस सब चीजों को हमने बताया। यहाँ पर आप अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाई बी रेड्डी है, फुल नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, यादव वेणुगोपाल रेड्डी। केंद्रीय करों में इनका महत्व इसलिए है क्योंकि 32% से बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 42% कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 15वें वित्त आयोग के बारे में बताया है। यहाँ पर एक चीज आप देखते हैं, राज्यों मतलब हिस्सेदारी जो है वह कितनी है, 41% है। राज्यों की जो केंद्रीय करों में, राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी है, केंद्रीय करों में, राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी, 41% है। ठीक है, तो 1% ये घटा देते हैं, यहाँ पर जो है 42% है ना, तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा क्या, 14वें वित्त आयोग में 42% था यहाँ पर राज्यों की हिस्सेदारी। यहाँ पर क्या है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा 1% घटा दिया जाता है। कितना कर दिया गया, 41% कर दिया गया। अब जो 1% था वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके विकास पे, उनके मतलब व्यवस्था करने में जो खर्च आ रहा था वहां से उस चीज को मैनेजमेंट किया गया है, तो 1% इसलिए कम कर दिया गया था। ठीक है, आपको ये चीजें बारीकी ध्यान में रहनी चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों 15वें वित्त आयोग के जो सूत्र, 3 सूत्रों के आधार पे जो है राज्यों की हिस्सेदारी को निर्धारित किया गया। और राष्ट्र ये आपका पूरा यहाँ पर चीजें हैं, जनसांख्यिकी प्रदर्शन 11.5%, आय का अंतर 45%, जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल को कितना वेटेज दिया गया 15%, वन पर्यावरण को कितना वेटेज है 10%, राजकोषीय प्रदर्शन को कितना वेटेज दिया गया है 2.5%। जोड़ेंगे आप 100% वेटेज आ जाएगा। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है। 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और 16वें वित्त आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है, अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में किया गया है। कब किया गया, 31 दिसंबर 2023 को। इनको जो है रिपोर्ट सबमिट करना है। और यकीन फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2026-27 से लेके ऐसे शुरू होगा 31 मार्च 2031 तक, जो एक वर्ष के जो वित्तीय ईयर चलता है फाइनेंशियल ईयर, वहां से आपको कुल कितनी अवधि के लिए, 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है वित्तीय सिफारिशें जो है देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, हमने फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को सेशन को देखेंगे, आपको पीसीएस में आगामी पीसीएस जो पेपर है और भी अन्य जो पेपरों में भी आपको लाभ मिलेगा इसका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।